नमस्कार, चेक पोस्ट न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। कल एक खबर आई शाम 8 बजे के करीब, रात 8 बजे के करीब, जिसमें ये खबर थी कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद ईडी हाईकोर्ट चली जाती है और हाईकोर्ट जैसे इंतजार में बैठा था और पूरे दिन सुनवाई हुई, जबरदस्त तरीके से बहस होती है और फिलहाल जमानत और रिहाई दोनों पर रोक लग गई है। संजीव नासियार जी हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। संजीव जी, उम्मीद थी कि आज मुख्यमंत्री बाहर आएंगे, क्योंकि मैंने देखा था वीडियोस, बहुत ढोल नगाड़े नाच सब कुछ हो रहा था। अब कार्यकर्ता खुश होते हैं जब उसका नेता बाहर आने वाला होता है, लेकिन ये खबर आएगी कि नहीं, उनकी जमानत और रिहाई पर फिलहाल रोक है, इस तरह से बहस होगी, ये एक्सपेक्टेड था आप लोगों को? जी, सबसे पहले नमस्कार जीनत जी। जो कुछ 24 घंटे के अंदर हुआ, मैं ये मानता हूं कि ये अपने आप में ईडी कोर्ट का कल फैसला ऐतिहासिक फैसला था। देश के चीफ मुख्य न्यायाधीश ने कई बार पब्लिक डोमेन में ये कहा है कि देश के सारे न्यायालय फ्री एंड फेयर तरीके से अपने फैसलों अपनी कोर्ट को चलाना चाहिए और फैसले आने चाहिए। लेकिन कल जिस तरीके से ईडी का फैसला आया, ईडी कोर्ट का फैसला आया और उसके बाद ईडी का जो एक्शन हुआ और हाई कोर्ट ने जिस तरीके से आज सुनवाई की, उससे स्वाभाविक तौर पे देश का हर वो जागरूक नागरिक और आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता इस बात से तो चिंतित भी है और आहत भी है कि इंडियन जुडिशरी पे हम लोगों को बहुत भरोसा है और कहीं ना कहीं जुडिशरी अकेली एक ऐसा पिलर बचा है जो इस देश में लोकतंत्र को और इस सिस्टम को बचाए रखने की जिम्मेवारी उनके पास है और उनसे उम्मीद भी है। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं धक्का लगा है। नहीं, लेकिन ये देखिए, आप लोग लंबी बैटल लड़ रहे हैं। 2022 से मामला है, ये कथित शराब घोटाला मामला, उसमें डिप्टी सीएम जो है वो भी अंदर है, लंबे समय से कानूनी प्रक्रिया चल रही है। मुख्यमंत्री को लेकर बीजेपी लगातार कहती है कि वही किंग पिन है, उन्होंने ही जो है ये पूरी साजिश रची, कैसे 100 करोड़ रुपए लिए गए, कैसे विजय नायर से कनेक्शन था, यही सारी बातें होती है। तो ये तो आप लोगों को भी एक्सपेक्टेड रहा होगा कि ईडी की तैयारियां तो होंगी ना, ये तो आप लोगों ने भी सोचा होगा सर। जीनत जी, ये पूरी तरीके से फर्जी केस है और भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक एक विद्वेष के तौर पे, और क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की जिस तरीके की गवर्नेंस रही है उससे घबरा के बार बार 2015 का चुनाव एक तरफा जीतना, असेंबली की बात अगर हम करें, 2020 का चुनाव जीतना, उसके बाद पंजाब में पहुंचना, इन सब से बौखला के भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से कि ये साजिश रची है। लिकर स्कैम सो कॉल्ड जो है, इस तरह का कोई स्कैम है ही नहीं और ईडी के पास 2 साल से ज्यादा इसकी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है। सीबीआई ने भी एफआईआर रजिस्टर की है, कम से कम 500 से ज्यादा रेड्स हो चुकी हैं। आज तक एक नए रुपए की रिकवरी ना सीबीआई ना ईडी दिखा पाई है। ना देश के सामने जनरली कहीं पर भी कोई स्कैम होता है तो या तो रिकवरी होगी या उसका सोर्स कहीं ना कहीं वो पैसा कहां लगा है, कहीं वो पैसा जमीन खरीदी होगी, कोई गोल्ड खरीदा होगा। ये कहते हैं कि गोवा के चुनाव में लगा, गोवा के चुनाव को लेके गोवा में इन्होंने दुनिया भर की रेड की है। अब तक कोई भी लिंक कहीं से कहीं तक भी, और आपको जिनत जी मैं याद दिलाऊंगा, चुनाव के दौरान देश के प्रधानमंत्री ने भी एक इंटरव्यू में ये माना कि हम लोगों के पास कोई इस तरीके के तथ्य या एविडेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि एक अनुभवी चोर का संज्ञा उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को दी थी। तो देश के प्रधानमंत्री ने भी यह माना है। ईडी अब तक किसी भी कोर्ट में वो अप्रूवर की स्टेटमेंट की बात करते हैं और उन अप्रूवर्स की स्टेटमेंट, जिन्होंने 5 स्टेटमेंट के बाद, किसी ने 9 स्टेटमेंट के बाद अपनी स्टेटमेंट चेंज की है, और जब चेंज स्टेटमेंट होती है उसके बाद उनकी बेल करवाई जाती है, उनको इंड्यूसमेंट की एविडेंसेस हैं दुनिया भर की। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से जब देश को पता चला कि उसी शरत रेड्डी से, जिसको ये किंग पिन बताते थे, जिससे 100 करोड़ रुपए की रिश्वत का एलिगेशन हमारे ऊपर लगाते हैं, उसी शरत रेड्डी की कंपनी से, शरत रेड्डी से 65 करोड़ रुपया अकाउंट में भारतीय जनता पार्टी ने ले रखा है। उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है।
उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन या कोई सुनवाई नहीं होती है। लेकिन जिस तरीके से हमारे नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, और अरविंद केजरीवाल जी तो ना सीबीआई की एफआईआर में ना ईडी की एफआईआर में उनका कहीं जिक्र नहीं है। जिस अप्रूवर की स्टेटमेंट या अप्रूवर के बयान के बेस पे सीएम साहब को अरेस्ट किया गया था, मैं मानता हूं इस तरह की स्टेटमेंट पे आज तक हिंदुस्तान में किसी जेब तराश को भी नहीं पकड़ा जा सकता है। ये बिल्कुल बेबुनियाद केस है, इस पर कोई आधार नहीं है। और इसीलिए देखना आप कोर्ट्स के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब संजय सिंह जी की बेल चल रही थी तो आपको ध्यान होगा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप मेरिट पे हमारे को कंपेल करेंगे, मेरिट पे हम जजमेंट देंगे तो हो सकता है ये पीएमएलए का जो एलिगेशन है यही आपका उठ जाए। तो उन्होंने सरेंडर कर दिया था। अरविंद जी की बेल में भी इतनी लंबी आर्ग्यूमेंट के दौरान आपको ध्यान होगा इन्होंने 100 करोड़ से 1100 करोड़ रुपए का एलिगेशन सुप्रीम कोर्ट में एक बार लगाया था। जस्टिस संजीव खन्ना ने उनसे पूछा था कि आप कभी 100 करोड़ का एलिगेशन की बात करते हो, कभी 1100। तो जिन्ना जी ये पूरी तरीके से ये पॉलिटिकली हमारी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। अरविंद जी क्योंकि कन्वीनर हैं, पार्टी के बड़े नेता हैं, इनको ये लगता है कि अरविंद जी के अरेस्ट करने के बाद ये पार्टी कमजोर हो जाएगी, ये टूट जाएगी। लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं ये भगत सिंह के अनुयायी हैं। हम लोग कहीं ना कहीं देश के संविधान के निर्माता जो हैं उनको फॉलो करते हैं। तो हम लोग ना टूटने वाले हैं ना झुकने वाले हैं। हम कोर्ट की लड़ाई भी जीतेंगे और आने वाले चुनाव को भी एक तरफा दिल्ली की विधानसभा को जीतेंगे। चुनावों पे मैं बात करूंगी संजीव जी, लेकिन आज जो हुआ कोर्ट में उस पर नजर भी रही हमारी दिन भर। मैंने कई डिस्कशंस किए उस पर स्पेशली, और ये बात तो समझ में आई कि राउज रेवेन्यू कोर्ट ने जब फैसला दिया तो ईडी की जो जल्दी थी और हाई कोर्ट बिना ऑर्डर की कॉपी अपलोड हुए सुनवाई शुरू कर देती है। तो इस तरह की तेजी बड़ी मजेदार रही, क्योंकि जमानत पर तो आप सुनवाई नहीं शुरू करते, लेकिन ईडी जाती है तो आप सुनवाई शुरू कर देते हैं। ठीक है, लेकिन आप सोमवार या फिर मंगलवार 24 या 25 जून को फैसला आएगा। आप लोगों को उम्मीद है जिस तरह से ईडी काम कर रही है, जो अपोजिशन आरोप लगाता है, जिस तरह से टारगेट किया जाता है, सिलेक्टिव अप्रोच जो है ईडी की एजेंसीज की अपोजिशन को लेकर, उम्मीद है कि सीएम साहब बाहर आएंगे? जी अरविंद केजरीवाल जी बाहर 100% आएंगे। मैं अभी ये नहीं कह सकता कि वो किस कोर्ट के फाइनल फैसले के बाद बाहर आएंगे, क्योंकि ईडी कोर्ट का जो बेल का ऑर्डर है उस ऑर्डर को लीगली बेल कैंसिलेशन के लिए तो जा सकती है ईडी। जिस तरीके से ईडी वहां पे पहुंची उस टाइम तक ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ था, उनकी मेंशनिंग एक्सेप्ट हुई, उसके बाद स्टे एप्लीकेशन पे करीब 4 घंटे सुनवाई चली, उसमें 2.5 घंटे तक ईडी के एडवोकेट बोलते रहे, और 2.5 घंटे के अंदर अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे आपने देखा हो या वॉच किया हो, या देश में कम से कम 100 से 1000 से ज्यादा लोग आज वीसी पे थे उस हियरिंग में, उन लोगों के माध्यम से आप पता कर सकते हैं कि 2.5 घंटे के अंदर उन्होंने बार बार आर्ग्यूमेंट को रिपीट करते रहे और कोर्ट चुपचाप सुनती रही। कोर्ट ने एक बार नहीं रोका, जबकि हमने 2-3 बार एतराज किया कि ये वही बात इन्होंने कहा। इनका कुल मिला के क्रक्स ये है कि भी ये डिले चले, 2 दिन की हियरिंग के बाद बेल पे ऑर्डर आता है, बेल 1 दिन के अंदर, जिन्ना जी मैं एडवोकेट हूं, 36 ईयर से मैं वकालत में हूं, 1 दिन में 50 से ज्यादा बेल पे सुनवाई होती है और उन 50 के 50 बेल पे ऑर्डर आता है। ये रूटीन की प्रैक्टिस है। ये ऐसा कौन सा स्पेशल केस है कि 2 दिन तक की सुनवाई के बावजूद जो ऑर्डर उनके खिलाफ आता है तो वो कहते हैं कि जी हमारी सुनवाई पूरी नहीं हुई थी, हमको मौका नहीं दिया गया। अगर यही ईडी कोर्ट रिजेक्ट करती तो ईडी कहीं इस पर एतराज नहीं करती। ईडी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारे पे काम हो रहा है, तो इसी दबाव के वजह से हम चिंतित जरूर हैं। देश के एक उच्च न्यायालय पॉस्को के एलिगेशन में पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में जो कमेंट्स करती है, उनकी अरेस्ट को स्टे करती है, और दूसरी हाईकोर्ट सिटिंग मुख्यमंत्री के बारे में जिस तरीके कमेंट्स करती हैं, वो चिंताजनक तो जरूर है।
लेकिन देश के न्यायालयों पे हम लोगों को भरोसा है, क्योंकि देश के न्यायालय अगर न्याय नहीं करेंगे तो फिर न्याय के लिए आम आदमी कहां जाएगा। ठीक बात है। अब एक चीज जो मैं सवाल ले लेती हूँ वो ये कि क्या ये सब इसलिए हो रहा है? ठीक है, कानूनी प्रक्रिया है और ऑप्शन भी कोई नहीं होता, आपको उसका सम्मान करना होता है, कानूनी लड़ाई लड़नी होती है एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते। आपको लगता है कि ये सब इस वजह से हो रहा है ताकि चुनावी फायदा लिया जा सके, जबकि इसके दोनों ही एक्सपेक्ट्स होते हैं, नुकसान भी हो सकता है बीजेपी को, फायदा भी हो सकता है। अब क्योंकि असेंबली बहुत ज्यादा दूर नहीं है और फिर 3 स्टेट के इलेक्शन पास में है और आम आदमी पार्टी डेफिनेटली वहां पर जाएगी, चाहे मैं हरियाणा का जिक्र करूं, वहां पर आप लोगों का संगठन बना हुआ है, जिम्मेदारी अनुराग ढांडा और अन्य नेता निभा रहे हैं, सुशील गुप्ता भी आपके वहीं से, अशोक तंवर भी वहीं से आपके, फिर महाराष्ट्र में भी आप लोग अलायंस का इलेक्शन में रहे, इंडिया गठबंधन का हिस्सा, लेकिन अभी असेंबली में कैसे जाएंगे वो अभी तस्वीर साफ नहीं है। या झारखंड का मैं जिक्र करूं, तो आपको लगता है कि ये पॉलिटिकली ही सारी चीजें जुड़ी हुई हैं आपस में ऑपोजिशन को खत्म करने के लिए? जीना जी, हमारी पार्टी तो 2013 में जब बनी, उसके बाद 2015 का जो जनता का फैसला आया था, वर्डिक्ट आया था असेंबली चुनाव में, मैं ये मानता हूं कि देश के प्रधानमंत्री 2014 में जितने बड़ी मेजोरिटी से जीत कर आए थे, तो उनको ऐसा लगता था कि भी दिल्ली में इस तरीके का फैसला वो हजम आज तक नहीं कर पाए हैं। और शायद उसी दिन इन्होंने ये तय कर लिया था कि आम आदमी पार्टी को हम किसी भी तरीके से हराएंगे। लेकिन 2015 से 2020 तक की रणनीति अगर भारतीय जनता पार्टी की आप देखें, तो उस रणनीति के अंदर हमारी पार्टी को क्रश करके, और झूठे केसेस उस टाइम पे भी बने थे, सीबीआई की रेड हुई थी, आपको ध्यान हो, एंटी करप्शन की रेड हुई थी सीएम ऑफिस पे, हिंदुस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ था। हम लोगों से जो हमारे पावर्स थी दिल्ली सरकार की, जो शीला दीक्षित जी के टाइम पे थी, जो मदनलाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा जी के टाइम पे थी, वो सब पावर्स भी हमसे छीन ली गई थी। उसके बावजूद भी 2020 का जब रिपीट हुआ और 70 में से 62 एमएलए दोबारा जिताए दिल्ली की जनता ने, तो मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी पूरी तरीके से बौखला गए। और उस दिन इन्होंने यह तय कर लिया था कि आम आदमी पार्टी को हम हरा नहीं सकते हैं, तो इसलिए आम आदमी पार्टी को क्रश करना है, खत्म करना है। तो उस रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी ने ये झूठे केस बनाए हैं, और इस केस के अंदर पार्टी को भी शामिल करना, उसको भी एक्यूज्ड बनाना, ये सब चीजों से ये साबित होता है। हालांकि हम लोग फिर बाद में यही कहेंगे कि ये कोर्ट के अंदर इनके केस स्टैंड नहीं करेंगे, देर हो सकती है, न्याय मिलने में देरी हो सकती है, सत्य को ये प्रताड़ित कर सकते हैं, लेकिन सत्य को हरा नहीं सकते हैं। ये इनकी बहुत बड़ी भूल है कि आम आदमी पार्टी को ये क्रश करके, खत्म करके, तोड़ देंगे, या अरविंद जी को अंदर जेल में ले जाकर, जेल में भेज के, या हमारे दूसरे नेताओं को जेल में भेज के, और उनको जिस तरीके से जेल के अंदर उनसे व्यवहार किया जा रहा है, जिस तरीके से एक चुने हुए मुख्यमंत्री के से वहां पे उनका मेडिकल चेकअप प्रॉपर नहीं होता है, उनको इंसुलिन के इंजेक्शन इतने, उसके बाद हंगामा करना पड़ा, कोर्ट जाना पड़ा, उसके बाद दिया गया, जिस तरीके से एक मुख्यमंत्री से दूसरे मुख्यमंत्री को जेल में मिलने के लिए प्रताड़ित किया गया, तो ये सारी चीजें देश की जनता देख रही है, दिल्ली की जनता देख रही है। और अब कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी का अहंकार जो 7वें आसमान पे था, वो तो जनता ने जमीन पे ला दिया है, क्योंकि आप वो बैसाखी की सरकार चला रहे हैं, लेकिन बैसाखी जिनके पास है, वो जो बैसाखी वाले नेता हैं, हम लोगों को उनसे भी बहुत बड़ी उम्मीद है। आज देश में नीतीश कुमार जी की जो इमेज है, या नायडू जी की जो इमेज है, वो सर्वधर्म की राजनीति करते हैं, वो हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करते हैं। तो हम लोगों को ये उम्मीद है कि देश के जब संसद चलेगी, तो संसद के अंदर कहीं ना कहीं इन चीजों को हम लोग भी टेकअप करेंगे, अपोजिशन इंडिया टीम भी टेकअप करेगी, और ये इस बुलाके में रहें कि आम आदमी पार्टी को खत्म किया जा सकता है। आम आदमी पार्टी अब एक विचार बन चुकी है, तो आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की अब गले की फांस बन गई है। अब उनको ना उगला जा रहा है और ना निगला जा रहा है, लेकिन आने वाला चुनाव ये तय कर देगा असेंबली का कि भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी, कोर्ट्स के अंदर भी और जनता की अदालत में भी, वो बुरी तरह हारेंगे। बहुत शॉर्ट सा सवाल ले लेती हूँ संजीव जी, लेकिन जो अभी जनरल इलेक्शन हुए हैं दिल्ली में, तो अच्छे नतीजे नहीं आए और तीसरी बार बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया 7 सीटों पर।
आपको लगता है कि इसका असर विधानसभा पर भी पड़ेगा? और ऊपर से मुख्यमंत्री कानूनी प्रक्रिया में उलझे हैं, आपके बड़े नेता मनीष सिसोदिया जो सेकंड लीडरशिप जो आपकी आती है आम आदमी पार्टी की, फिर सत्येंद्र जैन का मैं जिक्र करूं, कई नेता आपके जो है कानूनी प्रक्रियाओं में उलझे हुए हैं, ये टफ नहीं है? देखिए, चैलेंजेस तो हमारे सामने बहुत बड़े हैं। हमारे तीन बड़े नेता और विशेष तौर पे मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री दोनों अंदर होना स्वाभाविक तौर पे हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन उस चैलेंज के लिए पूरी तरीके से पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक सिपाही तैयार है। निजी मैं अपनी राय दे सकता हूं कि दिल्ली की जनता जब लोकसभा में वोट करती है और जब विधानसभा में करती है, उस ट्रेंड को मेंटेन करेगी, नंबर 1। और यहां पर लोकसभा में क्यों हमारी पार्टी को उम्मीद के हिसाब से वोट नहीं आती है, उसका निजी तौर पे मेरे को ऐसा लगता है कि दिल्ली की जनता अरविंद जी पे भरोसा करती है। और दिल्ली की जनता को यह लगता था कि अरविंद जी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं, प्रधानमंत्री के क्लेमेंट नहीं है। लेकिन जब उनको यह लगता है कि दिल्ली का जब चुनाव होगा, अरविंद जी मुख्यमंत्री बनेंगे, अरविंद जी उनके मुख्यमंत्री हैं, अरविंद जी उनके बेटे हैं, भाई हैं, उनके चहेते नेता हैं, तो उस रूप में मेरे को उम्मीद है। आप 70 में से 67 जीते थे 15 में, उसके बाद 62 जीते थे। इस बार 70 में से 70 विधानसभा अरविंद जी जीतेंगे, ऐसा मेरे को विश्वास है। बहुत शुक्रिया संजीव जी, आप हमारे साथ जुड़े। अब इंतजार करते हैं 24 और 25 जून में से किसी भी दिन फैसला आ सकता है। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती है या नहीं मिलती है, या फिर कुछ और ही देखने को मिलता है, कोई नई तारीख मिल जाती है, इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन फिलहाल तो अरविंद केजरीवाल के लिए एक खबर नहीं आई। 24 घंटे भी नहीं हुए थे, उन्हें खुश होने का मौका नहीं मिला। लगा था कि जमानत मिल जाएगी, लेकिन ईडी बहुत ज्यादा एक्टिव हुई, हाईकोर्ट में दिन भर जबरदस्त तरीके से दलीलें हुई और फिलहाल उनकी जमानत और रिहाई दोनों पर रोक लगी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।